पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है। उसके राज में कई सारे बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन हाल के जो 9 अगस्त को घिनौनी हरकत की गई है, ममता दीदी के चेहरे से पर्दा हट गया है। हम सभी लोग बांग्लादेश में व्यस्त थे कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, और इधर पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कुकृत्य कर दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ये जो मामला हुआ है ममता बनर्जी से कैसे जुड़ा हुआ है? क्या ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है? पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में हुए अपराधों के बारे में जानने से पहले आपको कहानी को पूरे डिटेल्स में समझना होगा। तो आपको फिल्मों की याद आ जाएगी, कैसे किसी व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है और बाद में एविडेंस मिटाने के लिए गुंडे भेज दिए जाते हैं। जब गुंडे एविडेंस नहीं मिटा पाते तो लॉ एंड ऑर्डर का नाम दे दिया जाता है। जिस टाइम हॉस्पिटल के अंदर गुंडे घुसे थे उस टाइम वहां पर सैकड़ों पुलिस मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं किया और गुंडे सीधे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसते चले जाते हैं। चौथे फ्लोर पर जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये जो हॉस्पिटल का चौथा फ्लोर था, यह केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था, इसलिए गुंडे वहां जाकर स्पेशली उस जगह को तोड़ देते हैं ताकि अगर बाद में केस पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर की जाती है तो सीबीआई वालों को किसी तरह का कोई एविडेंस हाथ ना लगे। इससे केस वीक होता चला जाएगा। ये वीडियो देखिए जिसमें गुंडे तोड़फोड़ के साथ वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं ताकि वो अपने मालिक को दिखा सके कि हमने कितना तोड़फोड़ किया हुआ है। पुलिस वाले तो सीधा बहाने बनाकर कह रहे हैं कि उनके कुछ साथियों को चोट लग गई है। मानते इतने बड़े भीड़ को कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर आपने कोशिश किया होता तो अपराधी एक भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुस पाते। सभी लोग ममता सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को फेल हो जाना ममता सरकार की गलती नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर सरकार की गलती देखी जा रही है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य की पुलिस अलग अलग होती है और राज्य सरकार ही पुलिस को कंट्रोल करती है। बिना इजाजत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता राज्य के अंदर। गुंडे हॉस्पिटल के अंदर कैसे घुस गए, ये सोचने वाली बात है। पूरे देशवासी पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश के साथ तुलना करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो होगी सरकार की पुलिस इतनी कड़क है, एक गुंडे को मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने नहीं देती। कुछ भी हो जाता, उन्हें गोली चलाना पड़ता तो वो गोली चला देते, लेकिन एक गुंडे को मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने नहीं दिया जाता। वो तो ठहरा पश्चिम बंगाल, दीदी के राज में कुछ भी हो सकता है। ममता दीदी के राज में मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और जिंदा व्यक्ति को रातों रात गायब कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा टाइम से पश्चिम बंगाल में औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था। लोग वहां पर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने वाला था नहीं। कभी औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में ममता दीदी ने कभी खुलकर बोला ही नहीं। देखिए, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज हो वह 138 साल पुराना है। यह हॉस्पिटल पहला मामला नहीं है जो आरजी कर मेडिकल में घटा हो। इससे पहले भी कई मामले देखे गए हैं, लेकिन इतने खतरनाक मामले देखे जाएंगे किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। इस हॉस्पिटल में प्रतिदिन 3500 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। अत्यधिक काम के बोझ से दबे ट्रेनी डॉक्टर लगातार 36 घंटों तक काम करते रहते हैं। ट्रेनी डॉक्टर के लिए 36 घंटे, 72 घंटे या 48 घंटों तक काम करना आम बात है। उन्हें आराम करने के लिए स्पेशली आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई सेपरेट रूम नहीं है, जिसके वजह से उन्हें तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाना पड़ता है। हम आपको उस महिला का तस्वीर नहीं दिखा सकते क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति उस महिला का तस्वीर पोस्ट नहीं करेगा सोशल मीडिया पे। यह 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर आरजी मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। उसे गुरुवार 8 अगस्त को नाइट ड्यूटी पर लगाया गया था। जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में, जिसे लंबे टाइम तक काम करना होता है, उन्हें ऑन कॉल ड्यूटी पर रखा जाता है और जो ये ट्रेनी डॉक्टर थी वो ऑन कॉल ड्यूटी पर ही काम कर रही थी। जिस समय यह घटना घटी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर खाना खाया था। सभी लोग सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले गए थे। उस टाइम पर रात के 2 बज रहे थे। ट्रेनी डॉक्टर ने सोचा कि ज्यादा रात हो गई है तो घर क्या जाना, आराम करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय बचा और सुबह हो जाएगा, यहीं पर सो लेती हूँ। इसके बाद सुबह होगा, आराम से रूम पर जाएंगे, उसके बाद ड्यूटी पर तो आना ही होगा। उसे क्या पता था कि 2-3 घंटे का आराम उसके जिंदगी का अंतिम आराम हो जाएगा। ये लोग जिस एरिया में सोए हुए थे, यानी कि जो सेमिनार हॉल था, वहां बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहां पर जाने का किसी को परमिशन नहीं था। इसके बावजूद भी एक वॉलंटियर वहां पर चला जाता है, जो कितना खतरनाक साबित हो गया, जबकि उस व्यक्ति का हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं था। हॉस्पिटल वाले इस बंदे को वॉलंटियर से रखने से पहले उसके बैकग्राउंड का जांच नहीं किया था। जो अपराधी पकड़ा गया है ट्रेनी डॉक्टर के साथ घिनौना अपराध करते हुए, इसका जो बैकग्राउंड है बहुत खराब रहा है। अपराधी का नाम संजय रॉय है। यह हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा, इसका पुलिस से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, कहानी शुरू होते 5 से 8 अगस्त के बीच में संजय रॉय पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के मीटिंग अटेंड करने के लिए खड़गपुर के सलुआ गया हुआ था। उसने बताया कि वह सिविक असिस्टेंट के तौर पे ड्यूटी कर रहा है। पूरे कोलकाता के अंदर 1 लाख से अधिक स्वयं सेवक संघ मौजूद हैं, जो ममता बनर्जी ने लोगों को रोजगार देने के लिए एक योजना लेकर आई थी, ताकि नौकरी देने के नाम पे ममता दीदी लोगों ने क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया इनडायरेक्ट तरीके। 8 अगस्त के सुबह संजय रॉय कोलकाता आया और सबसे पहले वो आरजी कर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल के अंदर संजय रॉय एक ब्रोकर के तौर पे काम करता था। उसका मेन काम था पैसे लेकर के पेशेंट को एडमिट कराना। सरकारी हॉस्पिटल के बारे में आप तो जानते हैं, वहां पर जल्दी किसी को एडमिट नहीं किया जाता। पेशेंट के घर वाले ये सोचते हैं कि अगर कुछ पैसे दे दिया जाए और हमारा पेशेंट जल्द से जल्द एडमिट हो जाएगा तो उसका इलाज तुरंत शुरू हो सकता है, इसीलिए पेशेंट के घर वाले पैसे देते हैं। संजय रॉय पेशेंट को एडमिट करा करके हॉस्पिटल से चला गया, लेकिन उसी रात 8 अगस्त को वापस भी आया। 8 अगस्त को रात संजय रॉय ने जिस पेशेंट को एडमिट कराया था उसका एक्सरे कराने के लिए आरजी कर हॉस्पिटल में लौट आता है। इस दौरान पेशेंट का परिवार संजय रॉय के साथ ही था। उसके साथ उन्होंने कुछ मिनट बिताया। इसके बाद संजय रॉय रात को
11 बजे हॉस्पिटल के पीछे चला गया और शराब पीते हुए उसने गंदी फिल्में भी देखी। संजय राय रात को 1 बजे एक अन्य मरीज की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में आता है, जिसकी सर्जरी होने वाली थी। इस मरीज की मदद करने के बाद वो हॉस्पिटल परिसर में रुका था, जहां वह हॉस्पिटल के पीछे दूसरे पेशेंट के रिश्तेदार के साथ शराब पीने के लिए फिर से चला गया और उसने उस मरीज के परिवार को पैसे भी दिए और साथ में घर जाने के लिए उबर बाइक का भी इंतजाम किया। सुबह के 3 बज रहे थे। संजय राय हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर वापस गया और कुछ मिनट बिताने के बाद जब उसने देखा कि आसपास कोई उसे देख नहीं रहा, तब वह सेमिनार हॉल में घुस गया, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर पहले से ही आराम कर रहे थे। उस टाइम ट्रेनी डॉक्टर को अकेला पा करके छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या क्या किया, यह बातें ऑटोप्सी में ही पता चलेगा। आप जरा सोचिए उस ट्रेनी डॉक्टर का क्या हालत हुआ होगा उस अपराधी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन यह दरिंदा तो पहले से अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ था, पूरा प्लान करके अंदर घुसा था। जिस जगह पर अपराध हुआ उस जगह पर आने जाने के लिए 2 दरवाजे थे। उस रात एक दरवाजा बंद था और पिछला दरवाजा ही खुला हुआ था। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें करीबन 4 बजे के टाइम पर 5 से 6 लोग उस दरवाजे से अंदर बाहर जाते हुए देखे गए थे। पुलिस ने जब उन व्यक्तियों से पूछताछ किया तो पता चला कि उनके पास हॉस्पिटल में रहने के लिए वैलिड रीजन था, लेकिन संजय रॉय को हॉस्पिटल में आने का कोई वैलिड रीजन नहीं था। संजय रॉय सुबह 4:30 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया था और 4:37 पे हॉस्पिटल परिसर से बाहर निकल गया। इसके बाद वो पुलिस चौकी के बटालियन के बैरक में चला गया और देर सुबह तक सोता रहा, जो सोकर उठने के बाद एविडेंस मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए, लेकिन उसने अपने जूते को साफ करना भूल गया। यह जो अपराधी था संजय राय पुलिस की चापलूसी भी करता था, इस कारण पुलिस वाले ने इसको बचाने का हर प्रयास किया था। 9 अगस्त के दिन शुक्रवार को डॉक्टर सहपाठियों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसके बाद पता चला कि उसके बॉडी को सुबह 11:30 बजे पीजी कर मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर के इमरजेंसी वार्ड के सेमिनार हॉल में पाया गया। जिन्होंने भी उस लड़की के बॉडी को देखा उनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसके साथ इतनी ज्यादा दरिंदगी की गई थी कि वह देखने लायक थी ही नहीं। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिले हैं। पीड़िता के आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, फिंगर और होठों पर चोट के निशान दिखाई दिए थे। पीजी कर मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटी इतने बेशरम है कि उन्होंने जब रेप और मर्डर केस के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले पीड़िता के घर वालों को फोन करके कहा, आपके लड़की का तबीयत खराब है। इसके कुछ मिनट बाद वही बंदा जिसने पहली बार कॉल किया था उसने फिर से फोन किया और कहा कि आपकी लड़की ने सेल्फ सुसाइड कर लिया है। मान लीजिए अगर लड़की के घर वाले मौके पर आकर FIR ना लिखवाते और अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की के बॉडी को लेकर घर चले जाते तो हॉस्पिटल के जो अपराधी हैं वो साफ बच जाते। ये जो हॉस्पिटल है इसे पश्चिम बंगाल की सरकार ऑपरेट करती है। जब यह घटना 9 अगस्त को घटी तो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया और दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। बल्कि इस प्रिंसिपल को उसके लापरवाही के लिए नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर सरकार अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि सबकी नजरें सरकार पर बनी हुई थी। उस अस्पताल के प्रिंसिपल ने यहाँ तक कह दिया कि बच्चे मुझसे कोई उम्मीद ना रखे क्योंकि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी सरकार वही कर रही है। पहले सरकारी अस्पताल के प्रिंसिपल को दूसरी जगह ट्रांसफर किया, अब उस अपराधी को फांसी देने की बात कर रही है। अगर गलती हुई हो तो पुलिस वालों से हुई है, क्योंकि पुलिस वालों ने सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए था। वापस चलते हैं संजय रॉय की तरफ। पुलिस वाले पहले सीसीटीवी फुटेज में संजय राय को देख चुके थे कि संजय राय करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में घुसा था और 4-4:30 बजे के बाद सेमिनार हॉल से बाहर निकला था। वह सीधा आकर पुलिस बैरक में सो गया। पुलिस ने पुलिस बैरक से आकर संजय राय को अरेस्ट किया। उस टाइम पर संजय राय ने भी शराब पी रखी थी। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि जूते पर खून के निशान लगे हुए हैं, जिससे यह कंफर्म हो गया कि इसने ही रेप और मर्डर किया है। इसके जूते पर खून कैसे लग गया, इसका सीधा कारण यह है कि जब यह उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहा था और इस मारपीट में ट्रेनिंग डॉक्टर की जब हत्या हो गई तब उस टाइम पर ट्रेनिंग डॉक्टर के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था और वह खून पूरे फर्श में फैल गया था। संजय रॉय ने फर्श को साफ करते हुए अपने अपराध को छुपाने की कोशिश किया था, लेकिन ऐसा वह कर नहीं पाया। जब पुलिस संजय राय के मोबाइल फोन को चेक करती है तो उसमें बहुत ज्यादा अश्लील वीडियो मिलते हैं। लगभग उसका फोन अश्लील वीडियो से ही भरा हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि वह संजय रॉय मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति था। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पॉसिबिलिटी इतना ज्यादा है कि डॉक्टर का पहले हत्या कर दिया गया, फिर उसके साथ घिनौनी हरकत की गई। पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक उस हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे। संजय रॉय इतना शरीफ आदमी नहीं था, वह समाज के लिए घिनौना कीड़ा था जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी वो पुलिस की दया पर जिंदा था। संजय रॉय ने 4 शादियां की थी, जिनमें से 3 औरतों ने गलत आचरण के कारण उसे छोड़ करके पहले ही चली गई थी। उसकी मदर इन लॉ बताती है कि संजय रॉय पहले से ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा करता था। संजय रॉय ने अपनी पहली शादी को छुपा करके दूसरी शादी किया था। इसके बाद जब दूसरी लड़की के घर वालों को उसके सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि संजय रॉय पुलिस सहायक के रूप में काम करता था। इसलिए पुलिस ने उसकी वाइफ की बात नहीं सुनी और कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। आज से ठीक 2 साल पहले कोलकाता पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक स्वयंसेवक ने किसी दूसरे औरत के साथ मारपीट किया है, जबकि वो महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस मामले में पुलिस को FIR करके स्वयंसेवक को नौकरी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने FIR न लिख करके एक सामान्य डायरी में सारे घटनाक्रम को नोट कर दिया और ये जो स्वयंसेवक संघ था
था वो यही था संजय रॉय। अब पुलिस वाले पछता रहे हैं कि अगर उन्होंने 2 साल पहले संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया होता तो आज इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। सरकार को सबसे पहले उन पुलिस वालों को अरेस्ट करना चाहिए जो आज से 2 साल पहले एक महिला को पीटने के ही जुर्म में संजय रॉय को गिरफ्तार नहीं किया और इसे नौकरी से भी नहीं निकाला। अगर पुलिस वाले संजय रॉय का साथ नहीं देते तो आज संजय रॉय किसी जेल में पड़ा रहता। बंगाल पुलिस की एक और कमी देखी गई है, वह यह है कि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर रिपोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। मेरे भाई, ये लोकतंत्र वाला देश है, यहाँ पर आपके अपराध को छिपाने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो आप उसकी बोलती को बंद नहीं कर सकते, जबकि आपकी ही गलती है। तो आप अपने अपराध को छुपाने के लिए किसी और पर थोपने की कोशिश ना करें। ठीक इसी तरह की एक घटना मुंबई के फेमस हॉस्पिटल में 1973 में हुआ था। अरुणा शानबाग नाम की एक महिला को एक वार्ड अटेंडेंट ने रेप करके फिर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किया था, लेकिन भगवान उनके साथ खड़े थे और वो जिंदा बच गई। 42 सालों तक अपनी बेइज्जती और घुटन वाली जिंदगी जीती रही। इसके बाद 2015 में उनकी मौत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिका दाखिल किया गया था कि हम उनके वेंटिलेटर से लाइफ सपोर्ट को हटा देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया कि हम किसी जिंदे व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं मार सकते क्योंकि उसके मौत का दोष हमारे सर पे आ जाएगा। अगर ऐसा पहले कर लिया गया होता तो आज उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। कई सारे देशों में इस तरह की व्यवस्था किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम है तो उसके लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। आपको एक और केस के बारे में जानते होंगे, बिल्किस बानो का केस। और यह घटना जब हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम पर 11 लोगों ने मिलकर के बिल्किस बानो के साथ रेप किया था। इस अपराध के लिए इनको आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन 2022 में मोदी सरकार ने कोर्ट के फैसले को पलट दिया और 11 लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन सरकार ये बात भूल गई कि हमारे देश में सरकार से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। जब लोगों ने इस मामले को क्रिटिसाइज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को वापस जेल भेज दिया। तब जाकर सरकार को समझ आया कि उससे गलती हुई है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने गहरा अपराध किया है जिससे माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे कड़ी सजा और आजीवन कारावास की व्यवस्था है। कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप में मोदी सरकार चाहती है कि वो वेस्ट बंगाल की सरकार ममता बनर्जी रिजाइन कर दे। मोदी सरकार ये बात भूल जाते हैं कि 2002 में उनके समय भी इस तरह का कांड हुआ था जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं किया था और बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद उन्होंने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू दिया था। इसके बाद हमने 2023 में बीबीसी ने 2002 के दंगों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया था। इस डॉक्यूमेंट्री को भाजपा ने आईटी एक्ट के अंदर ला करके बंद करवा दिया, जिससे भाजपा की तानाशाही साफ तौर पे दिखाई देती है। आप तानाशाही करे तो अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा करे तो मनमानी कर रहा है।